डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्यामार मुरारका राजकीय महाविद्यालय जूझ। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड, विषय वीएसटी, प्रश्न पत्र प्रथम में अंकेक्षण में प्रबंध लेखांकन में हमने परिचालन में वित्तीय उत्तोलन के टॉपिक पे परिचालन या वित्तीय उत्तोलन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता या तत्व का पूर्व वीडियो में अध्ययन किया। आज हम उत्तोलन के प्रकार जैसे कि बताया था कि व्यवसाय में उत्तोलन दो प्रकार का हो सकता है। प्रथम परिचालन उत्तोलन और द्वितीय वित्तीय उत्तोलन। इन दोनों उत्तोलकों को मिलाकर संयुक्त उत्तोलन की गणना भी की जाती है। तो मुख्य रूप से उत्तोलकों के दो प्रकार हैं। प्रथम परिचालन उत्तोलन ऑपरेटिंग लीवरेज और दूसरा वित्तीय उत्तोलन फाइनेंशियल लीवरेज। और इन दोनों को मिला लेते हैं तो उन दोनों के सहयोग से जो गणना करते हैं वह संयुक्त उत्तोलन की गणना कहलाती है। आज हम सबसे पहले परिचालन उत्तोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि किसी संस्था को अपने उत्पादन कार्य में स्थायी लागतें अथवा स्थायी व्यय वहन करने पड़ते हों, जिनका कि उत्पादन स्तर से कोई संबंध न हो, तो हम कहेंगे कि संस्था में परिचालन उत्तोलन विद्यमान है। अर्थात साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संस्था यदि उत्पादन कार्य करती है और उससे उत्पादन कार्य पे स्थायी लागतें या स्थायी व्यय, फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेज उसको वहन करने पड़ते हैं और उस वहन करने से उत्पादन स्तर के कोई संबंध न हो, तो इसे हम परिचालन उत्तोलन विद्यमान कहेंगे। संस्था की परिचालन लागतों को प्रमुखतः स्थायी, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील लागतों में विभक्त किया जाता है। चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो और वर्क इन प्रोग्रेस की जो बातें चलती हैं उस निर्माण पर जो खर्चा होता है वो अपरिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं और वो उसमें विद्यमान होती है। परिवर्तन लागतें ऐसी लागत होती है जो उत्पादन स्तर के साथ उसी अनुपात में परिवर्तन होती है। जिसमें उत्पादन स्तर परिवर्तन होता है, जिस रेशियो में उत्पादन का परिवर्तन होता है, उस पर जो लागतें उसी अनुपात में परिवर्तन होती हैं वो परिवर्तन लागतें हैं। और स्थायी लागत ऐसी होती है कि जिसका उत्पादन स्तर से कोई संबंध नहीं होता, चाहे उत्पादन बढ़े या उत्पादन शून्य रहे, लेकिन संस्था को वो लागतें वहन करनी होती हैं, वो स्थायी लागत कहलाती है। हम अर्ध परिवर्तनशील की बात करें तो अर्ध परिवर्तनशील लागतें वे होती हैं जो उत्पादन के एक स्तर तक तो स्थायी होती हैं तथा उस स्तर के पश्चात वो परिवर्तनशील हो जाती हैं। मान लीजिए 40% तक लागतें स्थिरता के साथ चलती हैं और 40 से आगे जो रेशियो में जो 60% है 100 तक जाते हैं तो 60% पे जो लागतें होती हैं वो परिवर्तनशील के रूप में आ जाती हैं। तो इन दोनों का जो मिक्सअप है दोनों का, उसे हम अर्ध परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तथा उस स्तर के पश्चात जो बताया आपको कि परिवर्तन होते हैं तो सामान्यतः उसे अर्ध परिवर्तनशील लागतें हैं। अर्ध परिवर्तनशील लागतों का स्थायी अंश स्थायी लागतों में तथा परिवर्तनशील जो अंश है वो परिवर्तनशील लागतों में जोड़ दिया जाता है। अतः प्रमुख रूप से हम जो स्थायी व परिवर्तनशील लागतों को ही महत्वपूर्ण रह जाती हैं और उन्हीं में के माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं। अर्थात हम ये कहें कि जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है वो स्थायी जब तक लगती है उस लागत को तो हम स्थायी लागत में, और जो परिवर्तनशील जो लागतें आती हैं वो परिवर्तनशील लागत में जोड़ देते हैं। अर्थात स्थायी और परिवर्तनशील लागतों के मिक्स जो है उसे अर्ध परिवर्तनशील लागतों के नाम दिया। और यदि किसी संस्था में स्थायी लागतें हैं
तथा एक निश्चित सीमा या वर्तमान सीमा से उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उत्पादन दर में परिवर्तन की अपेक्षा लाभ दर में परिवर्तन अधिक होता है। इस परिवर्तन के सापेक्ष अध्ययन को परिचालन उत्तोलन की मात्रा के नाम से जाना जाता है। यदि कोई भी संस्था है, उसकी जो स्थायी लागत है वो निश्चित सीमा या वर्तमान सीमा से उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन किया जाए और उस उत्पादन में परिवर्तन की अपेक्षा लाभ की दर का जो परिवर्तन अधिक होता है, तो इस परिवर्तन को हम परिचालन उत्तोलन की मात्रा के नाम से जानेंगे। जिस संस्था में परिचालन उत्तोलन विद्वान होगा उसमें विक्रय की मात्रा में मामूली परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिचालन लाभों में तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तन होगा। अतः उदाहरण के लिए हम ये कहें कि यदि विक्रय में 20% वृद्धि होती है तो परिचालन लाभों में 50% की वृद्धि होती है। और यदि किसी संस्था में स्थायी लागतें विद्यमान नहीं है तो उस संस्था में परिचालन उत्तोलन भी विद्यमान नहीं होगा तथा उस संस्था में विक्रय में परिवर्तन की दर व परिचालन लाभों में परिवर्तन की दर एक समान होगी। अर्थात उदाहरण के रूप में पुनः हम ये कह सकते हैं कि विक्रय में 20% की वृद्धि होगी तो परिचालन लाभों में भी 20% की वृद्धि होगी, क्योंकि जब स्थायी लागतें हैं ही नहीं किसी संस्था में कोई उत्पादन करते हैं उसमें, और यदि वो परिवर्तनशील लागतें ही हैं तो उसमें परिचालन उत्तोलन में जिस रेशियो में जिस अनुपात में विक्रय में वृद्धि होगी उसी अनुपात में परिचालन लाभों में भी वृद्धि या कमी होगी। और परिचालन उत्तोलन की परिभाषा E.F. ब्राइन ने दी है और कहा है कि यदि एक फर्म की कुल लागतों में स्थायी लागतों का प्रतिशत ज़्यादा है तो ये कहा जाएगा कि फर्म में उच्च मात्रा का परिचालन उत्तोलन है। जिस फर्म की जो टोटल लागत है और उसमें स्थायी लागत फिक्स कॉस्ट का यदि रेशियो ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे कि फर्म में उच्च मात्रा का परिचालन उत्तोलन है। दूसरा, वाकरन पेटी ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि परिचालन उत्तोलन को स्थायी परिचालन लागतों के उपयोग के फलस्वरूप दी गई विक्रय की मात्रा में हुए परिवर्तन की तुलना लाभों में हुए परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि यदि हमारी स्थायी लागतें जो परिचालन लागतें हैं स्थायी, उसके उपयोग के फलस्वरूप विक्रय की मात्रा में जो परिवर्तन होते हैं उनकी तुलना में ही जो लाभों में परिवर्तन होता है उसको परिभाषित करना परिचालन उत्तोलन है। और संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि परिचालन उत्तोलन विक्रय में परिवर्तन का परिचालन आय पर प्रभाव स्पष्ट करता है। संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थायी लागतें परिवर्तन लागतों से अधिक हैं, जो स्थायी लागत है फिक्स कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है, तो उच्च परिचालन उत्तोलन होगा तथा विपरीत स्थिति में निम्न परिचालन उत्तोलन होगा। अर्थात हम ये कहें कि यदि स्थायी लागतें कम हैं और परिवर्तनशील लागतें अधिक हैं तो परिचालन उत्तोलन है वो निम्न होगा। और परिचालन उत्तोलन की विशेषताएं क्या है? पहली जो विशेषता है वो स्थायी लागतों से संबंधित, रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट, कि इनका स्थायी लागतों से क्या संबंध है। परिचालन उत्तोलन स्थायी लागतों से संबंधित होता है, जैसा कि हमने अब तक अध्ययन किया है कि स्थायी लागतों पर ही निर्भर रहता है कि उसके लाभों में वृद्धि होगी कमी होगी या वो परिचालन उत्तोलन है वो अधिक होगा या निम्न या कम होगा, ये सारा उस पर स्थायी लागतों से प्रभावित होता है। तो परिचालन उत्तोलन स्थायी लागतों से संबंधित होता है। यदि किसी संस्था में स्थायी लागत अधिक है तो परिचालन उत्तोलन अधिक होगा, या किसी संस्था में स्थायी लागत कम है तो परिचालन उत्तोलन भी कम होगा। दूसरी जो विशेषता है वो समविच्छेद बिंदु के निकट सर्वाधिक परिचालन उत्तोलन।
जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग लीवरेज नियर ब्रेक इवन पॉइंट BEP, अर्थात परिचालन उत्तोलन की मात्रा किसी भी संस्था के सम विच्छेद बिंदु के निकट सबसे अधिक होगी, ब्रेक इवन पॉइंट के पास सबसे अधिक होगी। और विक्रय का स्तर ज्यों ज्यों सम विच्छेद बिंदु से दूर होता जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट से दूर होता जाएगा, त्यों त्यों परिचालन उत्तोलन की मात्रा कम होती जाएगी। अर्थात सम विच्छेद बिंदु के निकट अधिक परिचालन उत्तोलन की मात्रा यह दर्शाती है कि सम विच्छेद बिंदु के निकट यदि विक्रय की मात्रा में जरा भी वृद्धि होती है तो अधिक परिचालन उत्तोलन के प्रभाव से परिचालन लाभों EBIT में तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक वृद्धि होगी और सम विच्छेद बिंदु से दूर कम परिचालन उत्तोलन की मात्रा यह दर्शाती है कि सम विच्छेद बिंदु से दूर विक्रय की मात्रा में परिवर्तन होता है तो कम परिचालन उत्तोलन के प्रभाव से परिचालन लाभों EBIT में तुलनात्मक रूप से वृद्धि कम होगी। इसलिए इसमें ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु महत्वपूर्ण है। तीसरा है व्यवसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। व्यवसाय में वैसे तो लाभ और हानि दोनों ही जुड़े हैं और उनके साथ रिस्क जो है वो उसे व्यापार को प्रक्रिया जो हम उसमें निर्माण करते हैं उसके अनुसार किए गए कार्यों के आधार पर ही और कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जोखिम को मद्देनजर रखते करते हैं। अतः परिचालन उत्तोलन के कारण व्यवसाय के लाभों के साथ साथ व्यवसायिक जोखिम में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने के लिए यदि हम प्रयास करते हैं तो उसमें अधिक लाभों के साथ अधिक जोखिम की भी संभावना बनी रहती है और उसको ध्यान में रखते हुए व्यापार करते हैं। अर्थात परिचालन उत्तोलन के कारण व्यवसाय के लाभों के साथ साथ व्यवसायिक जोखिम भी में वृद्धि होती है और उच्च परिचालन उत्तोलन की स्थिति में एक तरफ विक्रय में मामूली सी वृद्धि के कारण परिचालन लाभों में वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। विक्रय में जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 10% हुई और लाभों में वृद्धि 30% हो गई, तो दूसरी ओर विक्रय में मामूली सी कमी होने पर परिचालन लागतों की तुलना में रूप में अधिक होती है, वो कमी भी अधिक होती है लाभों में। तो इस प्रकार व्यवसाय की जोखिम होती है, उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथा है स्थायी संपत्तियों के मिश्रण पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मिक्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परिचालन उत्तोलन स्थायी लागत वाली संपत्तियों के उपयोग के कारण उत्पन्न होता है और फलस्वरूप यह चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्तियों के मिश्रण को प्रभावित करता है, जो कि वे हम बैलेंस शीट में जो संपत्तियों पक्ष है चिट्ठे का उसमें स्थायी संपत्तियां हम दिखाते हैं और यदि इसमें कोई प्रभाव आता है तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष के मिश्रण को प्रभावित करता है। अब हम बात करें परिचालन उत्तोलन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। हमने इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इससे क्या लाभ है या इसका महत्व क्या है। तो परिचालन उत्तोलन का महत्व है, सबसे पहले है पूंजी बजट निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो पूंजी बजट के निर्णय हम लें उसमें ये बहुत ही सहयोगी है। अतः ब्राइंगम के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी है इसको समझाया वो है कि परिचालन उत्तोलन अवधारणा का विकास ही मूल रूप से पूंजी बजट निर्णयों में उपयोग के लिए हुआ था। मतलब जो परिचालन उत्तोलन की अवधारणा का विकास हुआ वह मूल रूप से कहता है कि पूंजी बजट के निर्णयों के उपयोग के लिए हुआ और परिचालन उत्तोलन स्थायी लागतों से संबंधित होने के कारण पूंजी बजट निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कोई भी व्यापार को यदि प्रारंभ करते हैं, कोई भी संस्था अपना व्यवसाय प्रारंभ करती है तो स्थायी जो लागतें हैं वो तो लगे ही लगेंगे, चाहे उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हो या न हो, वस्तु का निर्माण किया जाए नहीं किया जाए, तो इससे जो संबंध है वो पूंजी बजट निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका है परिचालन उत्तोलन। दूसरा है पूंजी संरचना निर्णयों में सहायक, हेल्पफुल इन कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन।
और परिचालन उत्तोलन पूंजी संरचना निर्णय को भी प्रभावित करता है और उच्च परिचालन उत्तोलन से अधिक जोखिम अथवा अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि निम्न परिचालन उत्तोलन से कम जोखिम और कम लाभ की प्राप्ति होती है। अतः एक फर्म वांछित लाभदायिकता व जोखिम को ध्यान में रखते ही पूंजी संरचना का नियोजन करती है। जो इससे पूर्व हमने जो टॉपिक में अध्ययन किया था वो पूंजी संरचना से संबंधी विस्तार से किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि जोखिम कम होगी तो लाभ भी कम होगा, जोखिम अधिक है तो लाभ की मात्रा भी अधिक होने की संभावना रहती है। और परिचालन उत्तोलन की कमियां क्या हैं, इसमें दोष क्या हैं, इसका भी हम अध्ययन करें। परिचालन उत्तोलन में मुख्यतः दो प्रकार की कमियां हैं। पहला है परिचालन उत्तोलन की विश्वसनीयता स्थायी लागतों का उत्पादों के साथ साथ सही अनुभाजन पर निर्भर करती है। परिचालन जो उत्तोलन की विश्वसनीयता है वो अपने स्थायी लागतों का उत्पादन के साथ साथ सही अनुभाजन पर ही निर्भर करती है और दोषपूर्ण अनुभाजन से उत्तोलन की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। यदि उत्तोलन दोषपूर्ण अनुभाजन हो जाता है तो उत्तोलन की उपयोगिता ही नहीं रह जाती। इसलिए सीधी है कि परिचालन उत्तोलन की विश्वसनीयता स्थायी लागत के उत्पादन के साथ सही बंटवारा हो, अनुभाजन हो, उसी बिंदु पर। और दूसरा दोष इसमें यह है, कमियां ये है कि संस्था के बाहर के व्यक्तियों के लिए परिचालन उत्तोलन की गणना करना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि प्रकाशित खाते किसी भी उत्पाद विशेष की स्थायी लागतों एवं अंशदान के बारे में विस्तृत विवरण प्रदान नहीं करती। और परिचालन उत्तोलन की गणना कैसे की जाए, ये बिक्री के किसी एक स्तर पर परिचालन उत्तोलन की गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है। ऑपरेटिंग लेवरेज बराबर कंट्रीब्यूशन जो अंशदान है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT का भाग लगा दें तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज का पता चल जाता है, ज्ञात हो जाती है। अर्थात दूसरा जो सूत्र है वो सेल्स में से यदि वेरिएबल कॉस्ट घटा दें और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के उसका भाग लगा दें तो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्ञात किया जाता है। अर्थात अंशदान की स्थायी लागतों से अधिक होने पर, यदि अंशदान की स्थायी लागतों से अधिक होने पर जो कंट्रीब्यूशन है वो स्थायी लागतों से अधिक है तो होने पर अनुकूल परिचालन उत्तोलन होगा, जबकि स्थायी लागतें यदि अंशदान से अधिक होती हैं तो प्रतिकूल उत्तोलन होगा। सीधा है, जैसे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाई है, तो जब कंट्रीब्यूशन अधिक होगा तो अनुकूल परिचालन होगा और जब फिक्स कॉस्ट अधिक होगी तो प्रतिकूल उत्तोलन होगा, परिचालन होगा। परिचालन उत्तोलन की मात्रा के बारे में हम इसका जाने तो परिचालन उत्तोलन की मात्रा की गणना विक्रय के दो स्तरों के परिणाम के आधार पर की जाती है। इसे परिचालन लाभों में प्रतिशत परिवर्तन को विक्रय में पारदर्शित परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः परिचालन उत्तोलन की मात्रा की गणना जो सूत्र वो निम्न प्रकार है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL की क्या डिग्री है इस ऑपरेटिंग लेवरेज की, उसको जानने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL बराबर जो परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट और परसेंटेज चेंज इन सेल्स का भाग लगा दें। जितना प्रतिशत लाभ में परिवर्तन हुआ है उसमें यदि जितना परिवर्तन विक्रय में हुआ है उसका भाग लगा दें तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज DOL प्राप्त हो जाएगा। अर्थात परिचालन उत्तोलन की मात्रा दर्शाती है कि यदि विक्रय में परिवर्तन होता है तो लाभों में परिवर्तन परिचालन उत्तोलन की मात्रा का गुण होगा। अर्थात यदि परिचालन उत्तोलन की मात्रा 2 हो तो विक्रय में परिवर्तन होने पर लाभों में उसका 2 गुना परिवर्तन होगा। और हम इसको अन्य जो चीज़ें हैं वो देखें। परिचालन उत्तोलन की मात्रा विक्रय के 2 स्तरों पर समान होती है, किंतु परिचालन उत्तोलन की मात्रा विक्रय के वर्तमान स्तर के लिए होती है, परिवर्तित कल्पित विक्रय स्तर के लिए नहीं होती। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है कि उत्पादन या विक्रय के प्रत्येक स्तर पर परिचालन उत्तोलन की मात्रा परिवर्तन होती है।
और तीसरा है कि जब प्रश्न में EBIT का एक ही हिस्सा दिया गया हो तब परिचालन उत्तोलन की मात्रा की गणना परिचालन उत्तोलन के सूत्र द्वारा भी की जा सकती है। इस प्रकार हमने उत्तोलन की परिभाषा, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व और कमियों के बारे में अध्ययन करते हुए उसकी गणना कैसे की जाए, परिचालन उत्तोलन की मात्रा का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रेंज कैसे ज्ञात किया जाए, इन सब का अध्ययन किया है। धन्यवाद।